आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। एक नया सेक्शन करना शुरू करेंगे। सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर 1 से लेके क्लोज नंबर 95 तक सेक्शन नंबर 1 आता है और आगे सेक्शन नंबर 2 है क्लोज नंबर 96 से शुरू हो जाता है। तो सेक्शन नंबर 2 में हम करेंगे लेटर एंड पार्सल पोस्ट के बारे में, पत्र एवं पार्सल डाक के बारे में। तो इसमें जो भी चीज़ें करेंगे वो मोस्टली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी आएंगी, तो आपको यहाँ से इनको अच्छे से कर लेना है ताकि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जब हम इनको करें तो और भी आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में क्लोज नंबर 96 देखेंगे इनलैंड पोस्ट के बारे में, अंतर्देशीय डाक के बारे में। The term inland post means the post maintained by the central government either by land or by sea or by air। भारतीय डाक का अर्थ ऐसी डाक से है जिसका रख रखाव केंद्रीय सरकार द्वारा भूमि या समुद्र या वायु के माध्यम से निम्नलिखित के बीच में किया जाता है। तो इनलैंड पोस्ट या अंतर्देशीय डाक कैसी डाक होती है जिसका रखरखाव केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाता है और किस माध्यम से किया जाता है? सतह मार्ग के माध्यम से, समुद्री मार्ग या फिर हवाई मार्ग के माध्यम से किया जाता है। और किन स्थानों के बीच में किया जाता है? बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया, भारत में किन्हीं दो स्थानों के बीच में, या फिर बिटवीन एनी प्लेसेस इन इंडिया एंड प्लेसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंडिया विच आर सर्व्ड बाय पोस्ट ऑफिसेस एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में किसी स्थान तथा केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित भारत की सीमाओं के बाहर भारतीय डाकघर द्वारा सेवित स्थानों के बीच में, मतलब कि ऐसी डाक जिसका आदान प्रदान या जिसका रखरखाव कैसे किया जा रहा है। एक तो ऐसी जगह जो भारत के भीतर है, दूसरी बात एक ऐसी जगह जो भारत की सीमाओं के बाहर है लेकिन उस जगह पे केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित डाकघरों के द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। तो इन दोनों स्थानों के बीच में जो डाक को मेंटेन किया जाएगा, चाहे वो सतह मार्ग के माध्यम से, समुद्री मार्ग के माध्यम से या फिर हवाई मार्ग के माध्यम से किया जाए, उसको भी इनलैंड पोस्ट कहा जाएगा, अंतर्देशीय डाक कहा जाएगा। Between any places beyond the limits of India which are served by post offices established by the central government। भारत की सीमाओं के बाहर किन्हीं भी स्थानों के बीच में जहां केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित डाकघरों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती है। तो इन तीनों पॉइंट्स में क्या हो जाएगा? एक दो जगहें जो केवल भारत के भीतर है, तो इन दोनों के बीच में जो भी डाक है उसका रखरखाव चाहे वो सतह मार्ग के माध्यम से किया जाए, हवाई मार्ग के माध्यम से या समुद्री मार्ग के माध्यम से किया जाए, केंद्रीय सरकार के द्वारा किया जाएगा और उसको अंतर्देशीय डाक या इनलैंड पोस्ट कहा जाएगा। दूसरी बात, भारत में कोई स्थान है और भारत की सीमाओं के बाहर कोई स्थान है जहां पे केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित डाकघरों के द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन दोनों डाकघरों के बीच में भी जो डाक को मेंटेन किया जाएगा उसको भी इनलैंड पोस्ट कहा जाएगा, अंतर्देशीय डाक कहा जाएगा। अब भारत की सीमाओं के बाहर ही दो स्थानों के बीच में डाक को जब मेंटेन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये जो दोनों स्थान है यहाँ पे डाकघर ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार के द्वारा स्थापित किया है, तो इसको भी क्या कहा जाएगा? अंतर्देशीय डाक कहा जाएगा, चाहे भारत की सीमाओं के बाहर ही मेंटेन की जा रही हो। क्लोज नंबर 97 है पोस्टल आर्टिकल्स के बारे में, डाक लेखों के बारे में। द टर्म पोस्टल आर्टिकल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द फॉर द पर्पस ऑफ द इनलैंड द फॉलोइंग 10 क्लासेस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंक्टिव रेट ऑफ पोस्टेज इज प्रेस्क्राइब्ड। डाक लेख शब्द का उपयोग अंतर्देशीय के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित 10 वर्गों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो पोस्टल आर्टिकल्स जो है ये किसके लिए होते हैं? इनलैंड आर्टिकल यानी कि अंतर्देशीय डाक को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे इनका वर्णन किया जाता है। तो इसमें अलग अलग निश्चित दरें रहती हैं, जैसे अलग अलग आर्टिकल्स होंगे उनके अलग अलग श्रेणी है, तो उसी के अकॉर्डिंग उनसे इनके ऊपर चार्जेस भी लिए जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, देयर आर 10 क्लासेस ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाक लेखों की कुल 10 श्रेणियां हैं और 10 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? एक आपके पास लेटर आ जाएंगे, दूसरे आपके पास लेटर कार्ड या इनलैंड लेटर कार्ड भी ने कहा जाता है, तीसरे आ जाएंगे पोस्ट कार्ड, उसके बाद बुक पैकेट हैं, बुक पैकेट कंटेनिंग बुक्स, बुक पैकेट्स कंटेनिंग periodicals, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट, सैंपल एंड पैटर्न पैकेट, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पार्सल। तो ये टोटल 10 श्रेणियों की डाक वस्तुएं होती हैं और इन 10 श्रेणियों में भी इनको आगे डिवाइड किया जाता है फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स और सेकंड क्लास आर्टिकल्स में। तो मोस्टली ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। तो लेटर्स आ जाएंगे, इनलैंड लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड आ जाएंगे, और सेकंड क्लास में बाकी जो 7 क्लासेस के आर्टिकल्स बच जाएंगे द्वितीय श्रेणी की डाक में शामिल होंगे। द फर्स्ट 9 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर लेटर मेल। अब एक और इनको आगे बांटा गया कि पहले जो आपके पास 9 श्रेणियों की डाक वस्तुएं हैं इनको पत्र डाक में गिना जाता है, यानी कि
लेटर से लेके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तक ये सभी किस में आ जाएंगी, लेटर मेल में आ जाएंगी। और आपके पास जो पार्सल बचते हैं केवल यही किस में आएंगे, पार्सल मेल में आएंगे। तो पहले इनको फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास आर्टिकल्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट क्लास में 3 तरह की डाक वस्तुएं शामिल हो जाएंगी, सेकंड क्लास में आपके पास अन्य जो 7 प्रकार के डाक लेख बचेंगे द्वितीय श्रेणी की डाक में शामिल होंगे। उसके बाद इनको लेटर मेल और पार्सल मेल में बांटा गया है। तो लेटर मेल में क्या आएगा आपके पास, एक से लेके यानी कि लेटर से लेके रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तक इन सभी को क्या माना जाएगा, पत्र डाक की वस्तुएं माना जाएगा। और लास्ट में पार्सल बच जाते हैं, इनको पार्सल मेल की श्रेणी में गिना जाता है। क्लोज नंबर 98 है फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास मेल। सो ये हमने ऊपर भी कर लिया प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी की डाक के बारे में। तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में 3 तरह की डाक वस्तुएं शामिल हैं, पत्र, पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय पत्र कार्ड। उसी तरह से द्वितीय श्रेणी की डाक की बात करें, इसमें बुक पैकेट आ जाएंगे, सैंपल एंड पैटर्न पैकेट आ जाएंगे, बुक पैकेट कंटेनिंग बुक्स, ऐसे बुक पैकेट जिनमें क्या होती हैं, बुक होती हैं, किताबें होती हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर पंजीकृत समाचार पत्र आ जाएंगे, पार्सल आ जाएंगे। बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल्स, ऐसे बुक पैकेट जिनमें पत्रिकाएं होती हैं। और साथ में क्या आ जाएंगे, ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट आ जाएंगे। तो ये सभी द्वितीय श्रेणी की डाक में शामिल होंगे। अंडर ऑल अप स्कीम ऑल फर्स्ट क्लास मेल्स गिवन एयर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया wherever possible in India without any air surcharges। अब जितने भी प्रथम श्रेणी के डाक लेख होते हैं उनको भारत के भीतर मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है, जहां पर भी इस तरह का प्रसारण संभव हो। और कैसे दिया जाता है, बिना किसी अतिरिक्त हवाई शुल्क के। कौन सी स्कीम के तहत दिया जाता है, ऑल अप स्कीम के तहत। तो ऑल अप स्कीम के तहत जितनी भी प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं उनको बिना किसी हवाई अधिभार के, बिना किसी एयर सरचार्ज के मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी सर्विस के अंडर दिया जाता है ये भी आपको याद रखना है, ऑल अप स्कीम के तहत। तो यहाँ पे एक और आपने चीज़ ध्यान में रखनी है, फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स साथ में जो मनी ऑर्डर होते हैं इनको भी क्या दिया जाता है, मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स कौन कौन से हो जाएंगे, लेटर हो जाएंगे, पोस्ट कार्ड हो जाएंगे और इनलैंड लेटर कार्ड हो जाएंगे। इन सभी के ट्रांसमिशन के लिए अगर इनको हवाई प्रसारण दिया जाता है तो आपको यहाँ पे चार्जेस जो है एयर सरचार्जेस नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन इस तरह का ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल होना चाहिए तभी दिया जाएगा। और कौन सी स्कीम के तहत दिया जाएगा, ऑल अप स्कीम के तहत दिया जाएगा। सेकंड क्लास मेल इफ फॉरवर्डेड बाय एयर, अगर द्वितीय श्रेणी की डाक को हवाई मार्ग के माध्यम से भेजा जाना है, हैव टू पे एयर सरचार्जेस, तो इसके लिए आपको हवाई अधिभार का भुगतान करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे चलते हैं, ये जो आपके फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स हैं, लेटर्स, पोस्ट कार्ड्स और इनलैंड लेटर कार्ड्स, भारत के भीतर जहाँ पर भी पॉसिबल होता है इनको मुफ्त हवाई प्रसारण दिया जाता है। और दूसरी बात, जो द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुएं होती हैं अगर इनको हवाई मार्ग के माध्यम से आपने प्रेषित करना है तो इसके लिए आपको एयर सरचार्जेस देने पड़ेंगे, हवाई अधिभार का भुगतान करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर ट्रीटेड इन सॉर्टिंग एज ए फर्स्ट क्लास मेल, पंजीकृत समाचार पत्रों को छंटाई के समय प्रथम श्रेणी की डाक माना जाता है, लेकिन नो फ्री एयर ट्रांसमिशन, इनको मुफ्त हवाई प्रसारण नहीं दिया जाएगा। पंजीकृत समाचार पत्र जो भी होते हैं छंटाई के समय इनको फर्स्ट क्लास मेल जरूर माना जाता है, लेकिन इनको प्रथम श्रेणी डाक वस्तुओं की तरह मुफ्त हवाई प्रसारण नहीं दिया जाएगा। आगे चलते हैं, लेटर्स के बारे में करना शुरू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया कि भाई 10 तरह की डाक वस्तुएं होती हैं, उसमें सबसे पहले लेटर्स आ जाएंगे, पत्र आ जाएंगे। क्लोज नंबर 99 है पेमेंट ऑफ पोस्टेज, डाक शुल्क का भुगतान। अगर आप कोई भी लेटर भेजना चाहते हैं तो पोस्टेज चार्जेस जो है किस तरह से उसके ऊपर दिए जाते हैं। लेटर्स में भी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट विद और विदाउट प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज, पत्रों को डाक के माध्यम से डाक शुल्क का पूर्व भुगतान करके या पूर्व भुगतान किए बिना भी भेजा जा सकता है। यानी कि पत्र अगर आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो भेजते समय भी आप डाक शुल्क का भुगतान कर सकते हैं और बिना डाक शुल्क का भुगतान किए हुए भी आप पत्रों को भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना चार्जेस के किसी भी लेटर को पोस्ट करते हैं तो उसका वितरण किस तरह से किया जाएगा वो नेक्स्ट क्लोजेस में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आप पत्र को पूर्व भुगतान किए बिना भी भेज सकते हैं, पूर्व भुगतान करके भी भेज सकते हैं।
क्लोज नंबर 100 है, लिमिट्स ऑफ वेट एंड साइज, किसी भी पत्र का जो वजन है या आकार की सीमा क्या हो सकती है, मिनिमम या मैक्सिमम जो भी रहेगी। मैक्सिमम वेट ऑफ अ लेटर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में भी हमारे पास ये आएगा कि किसी भी पत्र का जो अधिकतम वजन है, चाहे वो इनलैंड है चाहे वो फॉरेन में आता है, उसका अधिकतम वजन कितना हो सकता है, 2 kg 2 किलोग्राम हो सकता है। मैक्सिमम साइज लिमिट्स, कोई भी पत्र भेजेंगे उसका अधिकतम आकार कितना हो सकता है। इन रोल फॉर्म, रोल फॉर्म की बात करें यानी कि पत्र को आप इस तरह से भी भेज सकते हैं, इस तरह से जो सिलेंड्रिकल होता है इस तरह की शेप में भी पत्रों को भेजा जा सकता है। और अगर आप रोल फॉर्म में किसी भी पत्र को भेजेंगे तो उसके लिए डायमेंशंस क्या रहेंगी, सिंगल डायमेंशन 80 सेंटीमीटर, सम ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस द डायमीटर 100 सेंटीमीटर, लंबाई प्लस उसके डायमीटर का व्यास का 2 गुना 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम आ जाएगी, और मैक्सिमम किस मामले में आ जाएगी, जब आप पत्र को रोल फॉर्म में भेजेंगे। इन अदर देन रोल फॉर्म, अगर आप रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य शेप में पत्र को भेजते हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर भेजते हैं, तो उसके आयाम क्या हो सकते हैं, सिंगल डायमेंशन 60 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ कंबाइंड 90 सेंटीमीटर, पत्र की लंबाई चौड़ाई और गहराई का जोड़ जो है 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये मैक्सिमम लिमिट है। अगर आप रोल फॉर्म में भेजते हैं तो मैक्सिमम लिमिट क्या रहेगी, आप उसको रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में भेजते हैं तो उसके मैक्सिमम साइज लिमिट्स क्या हो जाएंगे। मिनिमम लिमिट्स की बात करें, न्यूनतम, यानी कि आप पत्र अगर डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो उसके कम से कम जो आयाम है वो इतने होने चाहिए। तो रोल फॉर्म में अगर आप भेजते हैं तो सिंगल डायमेंशन कम से कम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इससे कम होगी तो आप डाक के माध्यम से उस पत्र को नहीं भेज सकते हैं। सम ऑफ लेंथ प्लस ट्वाइस दी डायामीटर, लंबाई प्लस व्यास का 2 गुना 17 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इन अदर देन रोल फॉर्म, अगर आप किसी भी पत्र को रोल फॉर्म के अलावा किसी अन्य फॉर्म में भेजते हैं तो 14/9 सेंटीमीटर उसका मिनिमम। अब उसके अलावा कौन सी हो जाएगी, रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से आप पत्र को भेज सकते हैं तो इसके जो डायमेंशंस हैं वो 14/9 सेंटीमीटर, यानी कि लेंथ जो है इसकी 14 सेंटीमीटर हो सकती है मिनिमम, क्या कम से कम, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे चौड़ाई की बात करें वो कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो कई बार एग्जाम में आपको 140 मिलीमीटर या फिर 90 मिलीमीटर भी दिया होता है, तो उसको भी ध्यान रखना, वो भी सेम चीज़ है। आगे चलते हैं, अनपेड एंड इनसफिशिएंटली पेड लेटर्स। जैसे हमने ऊपर किया कि आप पत्र को जब भी भेजेंगे तो प्री पेमेंट भी आप कर सकते हैं और बिना प्री पेमेंट के भी आप उस पत्र को भेज सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी पत्र को अवैतनिक भेजते हैं या अपर्याप्त रूप से भुगतान करके भेजेंगे तो क्या किया जाएगा। तो अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड का क्या अर्थ होता है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। तो अनपेड का मतलब ऐसी डाक वस्तु से हो जाएगा जिसके लिए आपने कोई भी डाक चार्जेस का भुगतान ना किया हो, मतलब कि उसकी पोस्टिंग के लिए आपने एक भी रुपया नहीं दिया है। इनसफिशिएंटली पेड यानी कि जो भी चार्जेस बनते थे आपने उसमें से कुछ चार्जेस का भुगतान कर दिया और बाकी चार्जेस आपने नहीं दिए, तो उसको कहेंगे इनसफिशिएंटली पेड, आधे अधूरे भुगतान करके आपने उसे भेजा है। A letter posted unpaid is charged on delivery with double the postage। एक ऐसा पत्र जिसे आपने अनपेड भेजा है, अनपेड मतलब उसके लिए आपने कोई भी डाक चार्जेस का भुगतान ना किया हो, उस डाक वस्तु के वितरण के समय या उस पत्र के वितरण के समय आपको जो भी चार्जेस होंगे आपने पहले देने थे उनके 2 गुने चार्जेस फिर आपको देने पड़ेंगे। यानी कि अगर आप पत्र को भेजते हैं और उसको भेजते समय 5 रुपये उसके ऊपर चार्जेस बनते हैं, लेकिन आप उस पत्र के ऊपर एक भी रुपया नहीं देते हैं, 5 रुपये का भुगतान नहीं करते हैं, तो उस पत्र का जब वितरण किया जाएगा प्राप्तकर्ता को, तो प्राप्तकर्ता से क्या होगा, इसके 2 गुने चार्जेस लिए जाएंगे, यानी कि 10 रुपये का भुगतान प्राप्तकर्ता को करना पड़ेगा। एंड लेटर पोस्टेड इनसफिशिएंटली प्रीपेड, लेकिन अगर कोई भी ऐसा पत्र है जिसको आधे अधूरे भुगतान करके भेजा जाता है, इज चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी, तो कमी के अनुसार जो भी 2 गुने चार्जेस होंगे वो लिए जाएंगे। यानी कि 5 रुपये जब पोस्टिंग के लिए लगने थे आपने क्या किया, सिर्फ 2 रुपये का भुगतान किया। अब इसमें कितना डिफरेंस रह गया, 3 रुपये की कमी रह गई। तो वितरण के समय इन 3 रुपये के 2 गुने चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, यानी कि 6 रुपये का भुगतान फिर आपको करना पड़ेगा। तो कोई भी ऐसा पत्र जिसे आपने अवैतनिक पोस्ट किया है, यानी कि उसकी पोस्टिंग के लिए आपने कोई भी चार्जेस नहीं दिए हैं, वितरण के समय उस डाक वस्तु की पोस्टिंग के लिए जो चार्जेस लगने थे उसके 2 गुने चार्जेस प्राप्तकर्ता से लिए जाएंगे। और अगर आपने आधे अधूरे भुगतान करके उस डाक वस्तु को या उस पत्र को पोस्ट किया था
तो कमी जो भी रहेगी यानी कि जितने का चार्जेस आपने कम दिए थे उन कमी का दोगुना भुगतान फिर प्राप्तकर्ता को करना पड़ेगा। अनपेड लेटर्स विदाउट कवर्स, अवैतनिक पत्र चाहे वो कवर के साथ हो या बिना कवर के साथ हो, मस्ट बी सिक्योरली क्लोज्ड बाय सेंडर, प्रेषक के द्वारा उन्हें सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए। एंड एनी सच लेटर पोस्टेड ओपन और इनसिक्योरली क्लोज्ड, लेकिन प्रेषक अगर इस तरह का कोई भी पत्र खुले में या असुरक्षित बंद करके पोस्ट कर देता है पोस्ट ऑफिस बिफोर फॉरवर्ड टू देयर डेस्टिनेशन, तो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, क्लोज्ड बाय द पोस्ट ऑफिस, ऐसी डाक वस्तुओं को या ऐसे पत्रों को डाक घर के द्वारा स्वयं क्लोज किया जाएगा, बंद किया जाएगा उसको आगे उसके गंतव्य के लिए भेजने से पहले। तो कोई भी अनपेड लेटर है, कोई भी अवैतनिक पत्र है, चाहे वो कवर के साथ है या बिना कवर के है, उसको प्रेषक के द्वारा सुरक्षित रूप से बांधा जाना चाहिए या सिक्योरली उसको बंद किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी पत्र अगर खुला है या असुरक्षित रूप से बंद किया गया हो तो डाक घर के द्वारा उसे डेस्टिनेशन के लिए भेजने से पहले स्वयं सुरक्षित रूप से बंद किया जाना चाहिए। स्पेशल पैकिंग कंडीशंस, विशेष पैकिंग निर्देश। क्लोज नंबर 102 है सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स। अब देखो ये सारी चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा डीप में करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे आपको ये ध्यान रखना जैसे कोई भी सिनेमेटोग्राफ फिल्म है, क्या उसको पत्र पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं, क्या आप उसको लेटर में डाल के भेज पाएंगे? बिल्कुल भेज सकते हैं। व्हेन नॉन इन्फ्लेमेबल ऑफ सेफ्टी सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स आर सेंट बाई लेटर पोस्ट, अ वाइट लेबल वेयरिंग द वर्ड सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल इन प्लेन ब्लॉक लेटर्स मस्ट बी अफिक्स्ड टू द आउटसाइड ऑफ ईच पैकेट। जब भी सुरक्षा सिनेमेटोग्राफ फिल्मों की गैर ज्वलनशील फिल्मों को पत्र पोस्ट द्वारा भेजा जाता है तो सादे ब्लॉक अक्षरों में सुरक्षा फिल्में गैर ज्वलनशील शब्दों वाले एक सफेद लेबल को प्रत्येक पैकेट के बाहर चिपका देना चाहिए। अब पत्र पोस्ट में आप क्या होता है, उसमें पैकेट भी आते हैं, तो जो सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स होती हैं उनको पैकेट पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो जब भी इस तरह की क्या आपके पास नॉन इन्फ्लेमेबल सेफ्टी सिनेमेटोग्राफ फिल्म्स को भेजा जाता है पत्र पोस्ट के माध्यम से, तो उसके बाहर आपको क्या करना होगा, एक सफ़ेद लेबल के ऊपर जिसके ऊपर ये वर्ड लिखे होने चाहिए सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल, और कैसे लिखे होने चाहिए, प्लेन ब्लॉक लेटर्स में लिखे होने चाहिए, बड़े अक्षरों में ही लिखे होने चाहिए। इस तरह का एक सफ़ेद रंग का लेबल आपको इस तरह के प्रत्येक पैकेट के बाहर चिपका देना चाहिए जिसके अंदर आप नॉन इन्फ्लेमेबल ऑफ सेफ्टी सिनेमेटोग्राफ फिल्म को पोस्ट करेंगे। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस की बात की गई है, प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस कैन बी सेंट बाय लेटर पोस्ट। तो ये जो आपके प्रिशेबल बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस ऐसे जैविक पदार्थ जो नष्ट हो सकते हैं, तो इस तरह के जो भी जैविक पदार्थ होते हैं उनको भी पत्र पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्लोज नंबर 113 में, उसमें कुछ कंडीशंस होंगी किस तरह से आपको इन्हें पैक करना चाहिए, तो वो हम आगे करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लेटर पोस्ट के माध्यम से बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को भेज सकते हैं, इस तरह के जैविक पदार्थ जो नष्ट हो सकते हैं उनको भी पत्र पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। क्लोज नंबर 104 की बात करें, आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ट्रांसपेरेंट एनवल्प्स, पारदर्शी लिफाफे में बंद लेखों के बारे में। तो ऐसे आपने देखे होंगे LIC के वगैरह के या बैंक वगैरह के, जब भी ATM चेकबुक या इस तरह की कोई भी डाक वस्तु आती है उसके बाहर एड्रेस नहीं लिखा होता है, उसके अंदर एड्रेस लिखा होता है। तो उस तरह के एनवल्प्स की यहाँ पे बात की गई है। ट्रांसपेरेंट पैनल एनवल्प्स में आप कोई भी डाक वस्तु भेजेंगे तो किस तरह से उसे भेजा जाना चाहिए। Articles sent in envelopes which are wholly transparent will not be transmitted by post। ऐसा कोई भी लेख जिसे पूरी तरह से पारदर्शी लिफाफे में बंद किया हो उसको डाक के माध्यम से आप प्रेषित नहीं कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पैनल की अनुमति है, लेकिन पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट पैनल एनवल्प होगा तो उस तरह के लिफाफे का आप उपयोग नहीं कर सकते हैं डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए। Articles in envelope with a transparent panel will however be transmitted by post provided they conform to the following conditions। लेकिन एक ऐसा एनवल्प जिसमें ट्रांसपेरेंट पैनल है, यानी कि वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें केवल ट्रांसपेरेंट पैनल है, ऐसी डाक वस्तुओं को निम्नलिखित कंडीशंस के तहत, निम्नलिखित शर्तों के तहत डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, अब ये क्या है, एक एनवल्प है, अगर ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो तो इस तरह की डाक वस्तुओं को भेजने के लिए आप इस तरह के एनवल्प का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से एक ट्रांसपेरेंट पैनल इसमें हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। क्या क्या कंडीशंस हैं उनके बारे में, सबसे पहले
ट्रांसपेरेंट पैनल मस्ट बी पैरेलल टू द ग्रेटेस्ट डायमेंशन सो दैट द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी अपीयर्स इन द सेम डायरेक्शन एंड द एप्लीकेशन ऑफ द डेट स्टैम्प इज नॉट इंटरफेयर्ड विद। तो सबसे पहले जैसे हमने पता लिखने के तरीकों के बारे में भी किया था कि जब भी प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाएगा तो वो क्या होना चाहिए, एनवलप की जो लेंथ होगी उसके पैरेलल होना चाहिए, उसकी लंबाई के समानांतर होना चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, क्योंकि पैनल के माध्यम से आपको क्या होगा, प्राप्तकर्ता का पता दिखाई देगा और प्राप्तकर्ता का पता एनवलप की लंबाई के समानांतर होना चाहिए, इसके पैरेलल होना चाहिए। तो पता तो यहाँ पे जो इसके पैनल होगा वो भी कैसा होना चाहिए, इस कवर की लंबाई के समानांतर होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे क्या बताया, ट्रांसपेरेंट पैनल जो रहेगा वो इसकी सबसे बड़ी जो डायमेंशन या आयाम होगा। अब सबसे बड़ा डायमेंशन या आयाम कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, अब इसके पैरेलल ही ये ट्रांसपेरेंट पैनल होना चाहिए ताकि जो प्राप्तकर्ता का पता है वो उसी डायरेक्शन में दिखे जिस डायरेक्शन में ट्रांसपेरेंट पैनल है और जिस तरह से प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाना चाहिए। कैसे लिखा जाना चाहिए, कवर की लंबाई के समानांतर लिखा जाना चाहिए और इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट पैनल लगाया जाना चाहिए ताकि इसमें कोई भी डेट स्टैंप ना आए। मतलब जो डेट स्टैंप वगैरह लगानी है वो भी इसके अलग यहाँ पे हो जाए या किसी और जगह पे लगाई जाए। ये ट्रांसपेरेंट पैनल है इसके साथ इंटरफेयर नहीं होनी चाहिए, हस्तक्षेप वो ना करे। The address must be clearly readable through the panel। अब जो पैनल होगा उस एनवलप में उसके माध्यम से प्राप्तकर्ता का पता स्पष्ट रूप से पढ़ा जाना चाहिए। एंड नो अदर कम्युनिकेशन शुड बी विजिबल थ्रू दी पैनल, और पैनल के माध्यम से दूसरा कोई भी संचार दिखाई नहीं देना चाहिए सो एज टू अफेक्ट द क्लैरिटी ऑफ द एड्रेस, जिसकी वजह से जो पता है उसको पढ़ने में कोई भी परेशानी हो। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या बताइए कि इस पैनल के माध्यम से केवल प्राप्तकर्ता का पता दिखाई देना चाहिए, अन्य कोई भी कम्युनिकेशन इसके माध्यम से ना दिखाई दे ताकि प्राप्तकर्ता के पते के बारे में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यानी कि प्राप्तकर्ता के पते के अलावा ट्रांसपेरेंट पैनल के माध्यम से कोई भी पत्राचार या संचार दिखाई नहीं देना चाहिए। If any postal article contravening the above provisions is found during the course of transmission, it will be returned to sender। अगर इन सारी शर्तों का पालन कोई भी एनवलप नहीं करता है और उसमें ट्रांसपेरेंट पैनल है तो ऐसी डाक वस्तुओं को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। तो ट्रांसपेरेंट पैनल वाले जो एनवलप हैं वो किस तरह से होने चाहिए वो यहाँ से आपने कर लेने हैं। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 105, आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ओपन पैनल एनवल्प्स। अब देखो कुछ आपके एनवल्प होते हैं जिनमें जो पैनल लगे होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, पॉलीथीन की बिल्कुल पतली सी एक परत रहती है। लेकिन कुछ ऐसे भी एनवल्प होते हैं जिनके पैनल खुले होते हैं, उनके ऊपर कोई कुछ भी लगा हुआ नहीं होता है। उनके बारे में खुले पैनल लिफाफों में बंद लेख। No transmission by post in envelope of open panel which does not follow below conditions। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसको खुले पैनल वाले लिफाफे में प्रेषित नहीं किया जाएगा अगर वो निम्नलिखित शर्तों का पालन नहीं करता है। यानी कि आप खुले पैनल वाले एनवलप में भी डाक वस्तुओं को भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहले ओपन पैनल नोट एक्सीड 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। तो ये मान लीजिए आपके पास एनवलप है और यहाँ पे क्या है, एक ओपन पैनल है। तो इसके साइज की बात यहाँ पे बताइए कि जो ओपन पैनल है इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबाई और 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा वो पैनल नहीं होना चाहिए। पैनल मस्ट बी पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द एनवलप। अब ये जो है ये कवर की लंबाई के समानांतर होना चाहिए, मतलब इस वाली डायरेक्शन में इसकी लंबाई होनी चाहिए। जैसे एनवलप की लंबाई इस डायरेक्शन में है उसी तरह से इस पैनल की लंबाई भी इसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। मिनिमम स्पेस 1.5 सेंटीमीटर लेफ्ट अबव पैनल फॉर पोस्टेज स्टैम्प्स एंड डेट स्टैम्प इंप्रेशन। अब जो एनवलप क्या यहाँ पे बना लेते हैं, एक एनवलप पास आएगा और ट्रांसपेरेंट पैनल पास आएगा, तो इसके ऊपर बोला है आपको कम से कम 1.5 सेंटीमीटर का स्पेस छोड़ना होगा ताकि इसके ऊपर आप डाक टिकट जो है वो लगा सकें या डेट स्टैम्प इंप्रेशन लगाई जानी है वो भी लगा सकें। नो रिटर्न और प्रिंटिंग अदर देन एड्रेस विजिबल थ्रू पैनल। और इस पैनल के माध्यम से प्राप्तकर्ता के पते के अलावा कुछ भी और लिखा हुआ या कुछ भी और संचार दिखाई नहीं देना चाहिए। Enclosures so folded, article cannot move in envelope and thus cause address hidden। सहपत्र को इस तरह से मोड़ा जाना चाहिए कि लिफाफे में घूम ना सके और पता छिप ना जाए। अब ये क्या आ गया, एनवलप आ गया, ये आ गया ट्रांसपेरेंट पैनल। अब इसके अंदर जो भी आप कम्युनिकेशन भेजना चाहते हैं, जो भी आप पत्र भेजना चाहते हैं, आपने उस पत्र को इस तरह से फोल्ड करना है कि एक बार इस एनवलप में वो चला जाए, उसके बाद वो हिले डुले ना, ताकि एनवलप ताकि इस पैनल के माध्यम से दिखाई देने वाला एड्रेस, क्योंकि अगर वो पत्र बीच में हिलेगा
तो एड्रेस जो छिप जाएगा, क्योंकि पैनल तो बस इतना ही है, अगर यहाँ पे चला गया एड्रेस तो वो दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए बोलेंगे आपने उसके अंदर भेजने वाले जो भी कम्युनिकेशन या संचार होंगे उनको इस तरह से फोल्ड करना है कि आपका जो प्राप्तकर्ता का पता है वो यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे और किसी भी वजह से वो इसके अंदर ना चला जाए। मिनिमम स्पेस एट लीस्ट 1.5 सेंटीमीटर बिटवीन साइड्स एंड बेस ऑफ पैनल एंड रिस्पेक्टिव एजेस ऑफ एनवल्प। पैनल के किनारों और आधार और लिफाफे के संबंधित किनारों के बीच में कम से कम 1.5 सेंटीमीटर न्यूनतम जगह छोड़ी जानी चाहिए। तो इस तरह से मान लीजिए ये पैनल है, इस वाली साइड में, इस वाली साइड में और इस वाली साइड में कम से कम 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ा हुआ होना चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस जो ऊपर की तरफ भी होना चाहिए, ताकि डाक टिकट और जो भी पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप है वो लगाई जा सके। If found in course of transmission not follow the conditions then return to sender। अब ओपन पैनल वाला एनवल्प अगर जो भी कंडीशंस है उनको फॉलो नहीं करता है और प्रसारण के दौरान पाया जाता है तो ऐसी डाक वस्तुओं को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। तो हमने फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स के बारे में किया, पहला तो हमारा लेटर्स के बारे में हो जाएगा। दूसरा कौन से आ जाएंगे, इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड के बारे में। क्लोज नंबर 106 है डेफिनेशन। कोई भी लेटर कार्ड है, ये क्या होता है? लेटर कार्ड मीन्स अ शीट ऑफ पेपर ऑफ द काइंड ऑर्डिनरली यूज्ड फॉर लेटर राइटिंग सुटेबली फोल्डेड एंड गम्ड। एक पत्र कार्ड का अर्थ पत्र लिखने के लिए सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले कागज की एक शीट से या जो उपयुक्त रूप से मुड़ा हुआ और गोंद लगा हुआ होना चाहिए। अब एक पत्र कार्ड जो है इनलैंड लेटर कार्ड, इसके बारे में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बिल्कुल डिटेल में करेंगे, वहाँ पे आपको डायग्राम बना के भी समझाई गई है किस तरह से आपका इनलैंड लेटर कार्ड होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बना देते हैं, इस तरह से होता है, ठीक है। इस तरह से आपके पास एक इनलैंड लेटर कार्ड होता है। तो ये क्या होती है, कागज़ की एक शीट होती है जिसके ऊपर आप अपना जो भी कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन लिखेंगे। लिखने के बाद इसको फोल्ड किया जाता है यहाँ से और यह सारी साइड से फोल्ड किया जाएगा और गोंद लगाकर इसको बंद कर दिया जाएगा। लेटर कार्ड्स क्लोजली रिसेंबलिंग इन साइज एंड शेप ऑफ द एरोग्राम फॉर्म यूज्ड इन द फॉरेन सर्विस। लेटर कार्ड जो एरोग्राम के आकार तथा उसके साइज के साथ बारीकी से मिलते जुलते होते हैं, यानी कि जिस तरह से एरोग्राम की शेप और साइज होती है उसी तरह से इनलैंड लेटर कार्ड की भी साइज और शेप रहेगी। दे आर इशूड बाय पोस्ट ऑफिस फॉर द यूज ऑफ पब्लिक। अब जो इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं इनको भारतीय डाकघर के द्वारा जारी किया जाता है ताकि लोग इनका उपयोग कर सकें। अ लेटर कार्ड हैज़ अ स्टैंप ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू ऑफ पोस्टिंग इम्प्रेस्ड ऑन इट। अब कोई भी लेटर कार्ड रहेगा उसके ऊपर पहले से ही एक उभरा हुआ डाक टिकट होता है निर्धारित मूल्य का, यानी कि जैसे हम पोस्ट ऑफिस में एनवल्प खरीदते हैं तो एनवल्प के ऊपर आपने देखा होगा पहले से ही 5 रुपए की एक डाक टिकट उभरी हुई होती है। उसी तरह से इनलैंड लेटर कार्ड के ऊपर भी पहले से एक निर्धारित मूल्य की डाक टिकट उभरी हुई होगी। क्लोज नंबर 107 लेटर कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर, निजी निर्माण के पत्र कार्ड के बारे में, यानी कि जिनको निजी तौर पर निर्मित किया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, जिनको जारी नहीं किया जाता है। प्राइवेटली प्रिंटेड लेटर कार्ड्स आर परमिटेड अंडर कंडीशंस। निजी रूप से मुद्रित पोस्ट कार्ड की अनुमति रहती है, यानी कि जिनको निजी तौर पर तैयार किया जाता है ऐसे पोस्ट कार्ड की अनुमति रहती है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस हैं। वेट नॉट एक्सीड 3 ग्राम से, इसका वजन जो है 3 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो निजी निर्माण के जो इनलैंड लेटर कार्ड रहेंगे उनका अधिकतम वजन 3 ग्राम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइज लिमिट की बात करें, जब ये अनफोल्ड है तो इसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो इस तरह से आपके पास एक इनलैंड लेटर कार्ड की शेप रहती है, इस तरह की शेप रहेगी। जब ये अनफोल्ड है तो मैक्सिमम 30 बाई 21 सेंटीमीटर इसका साइज हो सकता है और मिनिमम की बात करें 20 बाई 14 सेंटीमीटर हो सकता है। और इसके फ्लैप्स की बात करें, अब फ्लैप क्या चीज़ होती है, जहाँ से मोड़कर इसको बंद किया जाता है, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, 3 फ्लैप हो जाएंगे। फ्लैप की बात करें, ये वाला फ्लैप जो है 2.5 सेंटीमीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर और यहाँ पे ये वाले जो साइड वाले फ्लैप हैं 1.5 सेंटीमीटर बाई 7.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। फोल्डेड की बात करें, जब इसको फोल्ड कर दिया जाता है लेटर की तरह ये बन जाता है, तो मैक्सिमम जो है 15 बाई 10.5 सेंटीमीटर और मिनिमम साइज जो है 10 बाई 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपके इनलैंड लेटर कार्ड के लिए जो प्राइवेट मैन्युफैक्चर वाले इनलैंड लेटर कार्ड होते हैं उनका अधिकतम वजन 3 ग्राम हो सकता है। और साइज लिमिट्स आपने बिल्कुल याद रखनी है। साइज लिमिट जो है वो प्राइवेट वाले के लिए फिर पोस्ट ऑफिस के द्वारा जारी किए जाने वाले इनलैंड लेटर कार्ड के लिए सेम रहेंगी।
printed on the outside at top left hand corner on address side of every folded letter card word inland letter card। तो जब भी आपके inland letter card को फोल्ड कर दिया जाएगा तो इसमें टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में पते वाली साइड कौन सा वर्ड लिखा होना चाहिए, इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड, ये वर्ड जो है इसके ऊपर लिखा होना चाहिए। तो इस तरह से जब इसको फोल्ड कर दिया जाता है तो इस तरह से ये बन जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर क्या लिखा होना चाहिए, जिस तरफ पता लिखा है, प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखा है, उसी तरफ टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर में यानी कि इस वाली साइड में क्या वर्ड लिखा होना चाहिए, अंतर्देशीय पत्र कार्ड लिखा होना चाहिए, इनलैंड लेटर कार्ड लिखा होना चाहिए। क्लोज नंबर 108 है कंडीशंस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड। अंतर्देशीय पत्र कार्ड के प्रसारण के लिए क्या क्या शर्तें हैं। नथिंग विल बी अटैच्ड और एनक्लोज्ड इन एन इनलैंड लेटर कार्ड। अंतर्देशीय पत्र कार्ड के अंदर या फिर उसके साथ कुछ भी संलग्न नहीं होना चाहिए। चार्जेस ऑन डिलीवरी, अब आपका इनलैंड लेटर कार्ड जो वितरण के समय उसके ऊपर क्या शुल्क लिए जाएंगे अगर आपने उसको अनपेड भेजा है, अवैतनिक भेजा है। तो एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के अलावा जब भी आप नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कोई भी अनपेड भेजेंगे या इनसफिशिएंटली प्रीपेड भेजेंगे तो ऐसी कंडीशन में वितरण के समय अवैतनिक के लिए, अनपेड के लिए दोगुने चार्जेस और इनसफिशिएंटली प्रीपेड के लिए कमी के अनुसार दोगुने चार्जेस आपसे लिए जाएंगे। तो ऐसा इनलैंड लेटर कार्ड जिसके लिए आपने किसी भी डाक शुल्क का भुगतान नहीं किया है उसके वितरण के समय दोगुने चार्जेस का भुगतान आपको करना पड़ेगा। ऐसा इनलैंड लेटर कार्ड जिसके लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान आपने किया है लेकिन पूरा नहीं किया है, आधा अधूरा किया है, तो ऐसे इनलैंड लेटर कार्ड के वितरण के समय प्राप्तकर्ता से कमी के दोगुने चार्जेस रिकवर किए जाएंगे। लेटर कार्ड इन्फ्रिंगिंग कंडीशंस, कोई भी पत्र कार्ड जो शर्तों का उल्लंघन करता है टेक्स्ट एज लेटर तो उसे पत्र की तरह ट्रीट किया जाएगा, पत्र उसे माना जाएगा। डबल द डेफिशिएंसी एट लेटर पोस्टेज रेट विल बी रिकवर्ड, और उसके ऊपर पत्र के अनुसार जो भी कमी रहेगी उसके दोगुने चार्जेस वितरण के समय आपसे लिए जाएंगे। अब मान लीजिए एक इनलैंड लेटर कार्ड की पोस्टिंग के लिए ₹2.50 लगेंगे और इसी वजन का मतलब उस इनलैंड लेटर कार्ड का जो वजन है उसी वजन के अकॉर्डिंग अगर आपने पत्र भेजना है तो उसके लिए ₹5 का भुगतान आपको करना पड़ेगा। अब लेटर कार्ड जो भेजा है आपने वो शर्तों का उल्लंघन कर रहा है, ऐसी कंडीशन में उसे पत्र माना जाएगा तो पत्र के लिए आपको ₹5 का भुगतान जो वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बताया कि जो भी डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि आपने लेटर कार्ड के लिए ₹2.5 का भुगतान किया है और लेटर के लिए ₹5 लिए जाने, तो यहाँ पे कमी कितनी आ जाएगी, ₹2.5 की, यानी कि ₹2.50 की कमी आ जाएगी। तो इसके दोगुने चार्जेस फिर आपको उस इनलैंड लेटर कार्ड के वितरण के समय देने पड़ेंगे, यानी कि आपको ₹5 का भुगतान फिर से करना पड़ेगा। नॉट परमिसिबल एज कम्युनिकेशन टू फॉरेन कंट्रीज, आप इनलैंड लेटर कार्ड को विदेशी देशों में कम्युनिकेशन भेजने के लिए, संचार भेजने के लिए उपयोग में नहीं ला सकते हैं सिवाय पाकिस्तान और नेपाल के। इफ पोस्टेड ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड लेटर, और अगर इसको पोस्ट किया जाता है तो उसको अपर्याप्त भुगतान पत्र के रूप में माना जाता है। तो उसको हमें क्या माना जाएगा, उस पत्र की तरह माना जाएगा जिसके लिए आधे अधूरे चार्जेस का भुगतान किया गया हो। नेक्स्ट चलते हैं आपके पास फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स में 3 तरह की श्रेणियों के लेख आते हैं। लेटर्स के बारे में हो गया, इनलैंड लेटर कार्ड के बारे में, और सबसे लास्ट में क्या आते हैं, पोस्ट कार्ड आते हैं। क्लोज नंबर 109 में है डिस्क्रिप्शन, विवरण के बारे में। सिंगल एंड रिप्लाई पोस्ट कार्ड्स फॉर ट्रांसमिशन बाय द इनलैंड पोस्ट आर इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस फॉर द यूज ऑफ पब्लिक। अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषण के लिए एकल और उत्तर पोस्ट कार्ड जनता के उपयोग के लिए डाकघर द्वारा जारी किए जाते हैं। तो पोस्ट कार्ड जो रहते हैं वो 2 तरह के होंगे, सिंगल और रिप्लाई पोस्ट कार्ड। और किसके द्वारा इनको जारी किया जाता है, भारतीय डाकघर के द्वारा इन्हें जारी किया जाता है। अ सिंगल कार्ड हैज़ अ स्टैंप ऑफ प्रेस्क्राइब्ड वैल्यू इम्प्रेस्ड ऑन इट, एक एकल कार्ड पर निर्धारित मूल्य की डाक टिकट अंकित होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आप पोस्ट ऑफिस में एनवलप परचेज करेंगे तो उसके ऊपर पहले से ही ₹5 की डाक टिकट उभरी हुई होती है। आप इनलैंड लेटर कार्ड को परचेज करेंगे उसके ऊपर भी निर्धारित मूल्य की डाक टिकट उभरी हुई होती है। उसी तरह से पोस्ट कार्ड के ऊपर भी एक निर्धारित मूल्य की डाक टिकट अंकित की गई होती है। यानी कि अगर आप पोस्ट कार्ड खरीदेंगे तो उसके लिए जो भी शुल्क का भुगतान आपने करना है उस शुल्क के भुगतान के लिए उसके ऊपर पहले से ही एक डाक टिकट अंकित की गई होती है। Similarly, a reply postcard has a stamp of prescribed value impressed on each card. इसी तरह से एक उत्तर पोस्ट कार्ड में प्रत्येक कार्ड पर निर्धारित मूल्य की टिकट अंकित होती है। यानी कि सिंगल और रिप्लाई पोस्ट कार्ड दोनों तरह के पोस्ट कार्ड के ऊपर निर्धारित मूल्य की डाक टिकट पहले से ही अंकित होती है।
वन पार्ट ऑफ द रिप्लाई पोस्ट कार्ड इज इंटेंडेड टू contain the sender's communication while the next part is for addresses answer। अब जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड रहता है इसका एक हिस्सा प्रेषक के कम्युनिकेशन या संचार के लिए आरक्षित रहता है, दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो प्राप्तकर्ता से जो आंसर आएगा, क्योंकि रिप्लाई पोस्ट कार्ड में क्या होगा, प्राप्तकर्ता अपना आंसर भेजता है, जो भी उसका उत्तर है वो भेजेगा। तो इसका जो एक हिस्सा रहता है रिप्लाई पोस्ट कार्ड का वो सेंडर के कम्युनिकेशन के लिए होगा और दूसरा जो हिस्सा रहेगा वो प्राप्तकर्ता के आंसर के लिए रहता है, प्राप्तकर्ता के उत्तर के लिए रहता है। एंड व्हेन डिटैच्ड एंड पोस्टेड बाय द लेटर विल बी कैरिड टू डेस्टिनेशन। अब जब भी इनको अलग किया जाता है तो क्या होता है, इनको बाद में डाक के माध्यम से भेजा जाता है, विल बी कैरिड टू डेस्टिनेशन थ्रू पोस्ट, और गंतव्य के लिए डाक के माध्यम से जब भेजा जाएगा तो किस तरह से भेजा जाता है, इन दी सेम वे एज अ सिंगल पोस्ट कार्ड। तो जिस तरह से सिंगल पोस्ट कार्ड को पोस्ट किया जाता है उसी तरह से इस रिप्लाई पोस्ट कार्ड को भी भेजा जाएगा। तो रिप्लाई पोस्ट कार्ड में दो हिस्से रहते हैं, एक हिस्सा प्रेषक के संचार के लिए रहेगा और दूसरा जो हिस्सा है वो प्राप्तकर्ता से आंसर के लिए रहेगा। और जब इनको अलग किया जाता है, इन दोनों हिस्सों को अलग किया जाएगा, तो अलग करने के बाद जब इसको बाद में डाक के माध्यम से पोस्ट किया जाएगा तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, सिंगल पोस्ट कार्ड की तरह इसको गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। क्लोज नंबर 110 है आपके पास पोस्ट कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर, निजी निर्माण के पोस्ट कार्ड, यानी कि ऐसे पोस्ट कार्ड जिन्हें डाक घर के द्वारा जारी नहीं किया जाता है। सिंगल एंड रिप्लाई कार्ड्स ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर में बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज पोस्ट कार्ड्स प्रोवाइडेड दैट दी पोस्टेज इज प्रीपेड इन फुल। तो निजी निर्माण वाले जो पोस्ट कार्ड रहते हैं, चाहे वो सिंगल हों चाहे रिप्लाई हों, उनको भी डाक के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, पोस्टेज इज प्रीपेड इन फुल। उसके लिए जो भी पोस्टेज चार्जेस का भुगतान होगा वो आपको पूरी तरह से पहले ही करना पड़ेगा। तो सिंगल और रिप्लाई कार्ड जो है प्राइवेट मैन्युफैक्चर के भी हो सकते हैं, निजी तौर पर भी इनको तैयार किया जा सकता है और डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए जो भी पोस्टेज चार्जेस बनेंगे उनका पूरी तरह से भुगतान आपको करना पड़ेगा। Their dimensions are not greater than 15 सेंटीमीटर बाई 10.5 सेंटीमीटर। और जो निजी निर्मित वाले पोस्ट कार्ड रहेंगे उनकी डायमेंशंस की बात करें 15 सेंटीमीटर बाई 10.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि लंबाई 15 सेंटीमीटर मैक्सिमम और उसकी चौड़ाई की बात करें 10.5 सेंटीमीटर मैक्सिमम हो सकती है। और लेस की बात करें, यानी कि न्यूनतम की बात करें 10 सेंटीमीटर बाई 7 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। दे आर नाइदर थिनर नोर मोर फ्लेक्सिबल दैन द इनलैंड पोस्ट कार्ड इशूड बाय द पोस्ट ऑफिस। उसके बाद डाक घर के द्वारा जो पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं उन पोस्ट कार्डों से ना तो ये ज़्यादा पतले होने चाहिए और ना ही उनकी तुलना में ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने चाहिए। यानी कि निजी निर्माण वाले जो पोस्ट कार्ड हैं, चाहे वो रिप्लाई हो चाहे वो सिंगल हो, उनको भी डाक के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है, पोस्टेज चार्जेस उनके ऊपर जो भी रहेंगे उनका पूरी तरह से आपको भुगतान करना पड़ेगा। दूसरी बात, साइज आपने याद रखना है। तीसरी बात, डाक घर के द्वारा जो पोस्ट कार्ड जारी किए जाते हैं उन पोस्ट कार्डों से ये ना तो पतले होने चाहिए और ना ही उनसे ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होने चाहिए। फोल्डेड पेपर टाइप पोस्ट कार्ड ऑफ प्राइवेट मैन्युफैक्चर मेड बाई फोल्डिंग। अब आप यहाँ पे बताया निजी निर्माण वाले जो पोस्ट कार्ड हैं, यानी कि जैसे फोल्ड आप पेपर करते हैं, आपने पेपर लिया उसको फोल्ड कर दिया और उसका पोस्ट कार्ड बना दिया, और पेस्टिंग टुगेदर टू और मोर लेयर्स ऑफ पेपर, या फिर आप क्या करते हैं एक पेपर के ऊपर दूसरा पेपर चिपका के पोस्ट कार्ड बनाते हैं, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट एज अ पोस्ट कार्ड। तो इस तरह के जो पेपर रहेंगे जिनको आप फोल्ड करके पोस्ट कार्ड बनाते हैं या फिर एक के ऊपर एक लेयर रख के उनको आपस में चिपका के पोस्ट कार्ड बनाते हैं, इस तरह के पोस्ट कार्ड को डाक के माध्यम से प्रेषित करने की अनुमति नहीं होती है। All reply postcards of private manufacturer must display the title postcard on the address side, but this title is not obligatory for single cards of private manufacturer। अब निजी निर्माण वाले जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड रहेंगे उनके ऊपर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, कौन सा टाइटल होना चाहिए, पोस्ट कार्ड लिखा होना चाहिए, कौन सी साइड में, पते वाली साइड में। लेकिन ये वाला जो हेडिंग है ये कहाँ पे ऑब्लिगेटरी नहीं है, कहाँ पे अनिवार्य नहीं है। ऐसे प्राइवेट मैन्युफैक्चर के पोस्ट कार्ड जो कैसे हैं, सिंगल हैं, यानी कि दो तरह के पोस्ट कार्ड हो जाएंगे, एक रिप्लाई और दूसरे कौन से हो जाएंगे, सिंगल, और दोनों तरह के ही प्राइवेट मैन्युफैक्चर के हो सकते हैं। लेकिन रिप्लाई पोस्ट कार्ड जो होंगे निजी निर्माण वाले उनके ऊपर पते वाली साइड पोस्ट कार्ड शीर्षक लिखा होना चाहिए, लेकिन जो सिंगल कार्ड होंगे जिनको निजी तौर पर निर्मित किया जाएगा उनके ऊपर पोस्ट कार्ड हेडिंग की इस तरह की कोई भी ऑब्लिगेटरी नहीं है, मतलब इस तरह का कुछ भी लिखना अनिवार्य
नहीं होगा। रिप्लाई हाफ्स ऑफ रिप्लाई कार्ड्स मस्ट वेयर दी वर्ड पोस्ट कार्ड एंड रिप्लाई। उसके बाद जो रिप्लाई हाफ होते हैं, मतलब रिप्लाई वाला जो हिस्सा रहता है, उसके ऊपर क्या वर्ड लिखे होने चाहिए? पोस्ट कार्ड, और साथ में रिप्लाई भी लिखा होना चाहिए। तो जो रिप्लाई पोस्ट कार्ड है, सबसे पहले निजी निर्माण वाला अगर वो है तो उसके ऊपर पोस्ट कार्ड शीर्षक होना चाहिए, और रिप्लाई वाला जो हिस्सा उसमें रहेगा उसके ऊपर पोस्ट कार्ड भी लिखा होना चाहिए और साथ में रिप्लाई भी लिखा होना चाहिए। वट एवर इज प्रिंटेड ऑन द एड्रेस साइड ऑफ इनलैंड पोस्ट कार्ड issued by the post office is also permissible on the address side of cards of private manufacturer। ऐसे पोस्ट कार्ड जिन्हें डाकघर के द्वारा जारी किया जाता है, उन कार्डों के ऊपर जो भी प्रिंट किया गया होता है एड्रेस साइड के ऊपर, उसको प्रिंट करने की अनुमति भी रहेगी प्राइवेट मैन्युफैक्चर वाले कार्ड्स के ऊपर। इनके प्राइवेट मैन्युफैक्चर वाले कार्ड के ऊपर आप उन सभी चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं जो चीज़ें भारतीय डाकघर के द्वारा जारी पोस्ट कार्ड के एड्रेस साइड में होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 111 स्पेशल रूल्स, विशेष नियम। अ पोस्ट कार्ड मस्ट नॉट बी फोल्डेड। एक पोस्ट कार्ड को कभी भी फोल्ड नहीं किया जाना चाहिए, उसको कट भी नहीं करना है और ना ही उसको अल्टर आप करेंगे, ना ही उसको चेंज करेंगे। एक्सेप्ट दैट द इम्प्रेस्ड पोस्टेज स्टैम्प्स इफ एनी मे बी परफोरेटेड विद इनिशियल्स, नोर मे ए पोस्ट कार्ड बी एनक्लोज्ड इन अ कवर ऑफ एनी काइंड। उसके बाद पोस्ट कार्ड को कभी भी आपने किसी भी कवर के अंदर बंद करके नहीं भेजना है। क्या जैसे हमने ऊपर कर लिया इनलाइन लेटर कार्ड के बारे में, उसी तरह से पोस्ट कार्ड के बारे में भी ध्यान रखना है। इसको आपने फोल्ड नहीं करना है, कट नहीं करना है और ना ही इसको चेंज किया जाना चाहिए। और दूसरी बात, इसको आपने कभी भी किसी कवर में संलग्न करके नहीं भेजना है। The right hand half of the address side of a postcard is in all cases reserved for the address of the recipient। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आएगी, अब यहाँ पे नीचे एक आपको पोस्ट कार्ड बना के दिया हुआ है। पोस्ट कार्ड में आपको दो हिस्से ध्यान में रखने हैं, एक राइट हैंड और दूसरा लेफ्ट हैंड। राइट हैंड जो हमेशा किसके लिए रहेगा, तो यहाँ पे बताया गया कि राइट हैंड साइड जो रहेगी एड्रेस साइड में पोस्ट कार्ड की, वो सभी मामलों में किसके लिए आरक्षित रहेगी? फॉर द एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, प्राप्तकर्ता के पते के लिए। और किसके लिए रहेगी? फॉर दी पोस्टेज स्टैम्प्स, डाक टिकट लगाने के लिए, और इंप्रेशन ऑफ स्टैंपिंग मशीन या फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगाने के लिए। विच शुड एज फार एज पॉसिबल बी अफिक्स्ड इन दी अपर राइट हैंड कॉर्नर। और ये जो आप डाक टिकट लगाएंगे या इंप्रेशन वगैरह लगाएंगे, जहां तक संभव हो राइट हैंड टॉप कॉर्नर के ऊपर लगाई जानी चाहिए। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये एक पोस्ट कार्ड है, इसके मैंने दो हिस्से कर दिए, एक राइट हैंड साइड आ जाएगी, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। राइट हैंड साइड जो है एड्रेस साइड, यानी कि जहां पे पता लिखना है, वो राइट हैंड साइड कौन कौन सी चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगी? सबसे पहले एड्रेस ऑफ रेसिपेंट, इस पोस्ट कार्ड के प्राप्तकर्ता के पते के लिए जो यहाँ पे लिखा जाएगा। दूसरी बात, पोस्टेज स्टैम्प्स और डाक टिकट जो यहाँ पे लगाए जाएंगे, या उस पोस्ट कार्ड की पोस्टिंग के लिए अगर आप फ्रैंकिंग मशीन के माध्यम से डाक चार्जेस का भुगतान करना चाहते हैं तो फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन भी लगाई जा सकती है। और ये जो डाक टिकट या फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगाई जाएगी, जहाँ तक संभव हो अपर राइट हैंड कॉर्नर में, यानी कि इस वाले कोने में आपको लगाने की कोशिश करनी है। तो ये जो आधा हिस्सा है किस चीज़ के लिए? प्राप्तकर्ता के पते के लिए, डाक टिकटों के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए आरक्षित रहेगा। और इसके अलावा पोस्टल डायरेक्शंस, कोई भी आपको डाक के संबंधित निर्देश देने हैं, जैसे ये रजिस्टर्ड है या इसके साथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू है, ये सारी चीजें भी इसी साइड में आपको कर देनी है। बट दी लेफ्ट हैंड हाफ, लेकिन आपके पास जो दूसरा आधा हिस्सा बच जाएगा, ये वाला, ये किसके लिए रहेगा? ऑफ द एड्रेसी साइड एज वेल एज द बैक में बी यूज्ड बाय सेंडर फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न कम्युनिकेशन। तो ये वाला हिस्सा और इस पोस्ट कार्ड के जो बैक साइड वाला हिस्सा होगा, ये दोनों किसके लिए रहेंगे? प्रेषक जो भी अपना संचार भेजना चाहता है, उसे संचार के लिए इन दोनों जगहों का यूज उसके द्वारा किया जा सकता है। तो एक पोस्ट कार्ड के राइट हैंड साइड में कौन कौन सी चीज़ों के लिए आरक्षण रहेगा, और यहाँ पे दूसरी साइड में लेफ्ट हैंड साइड में और बैक साइड में प्रेषक के पते के लिए ये सारा जो है आरक्षित रहेगा। A small space marked off by fine lines or minute dots to indicate the place where the postage stamps should be affixed is allowed on the upper right hand corner of the address side of postcard। तो डाक टिकट लगाने के लिए क्या हो जाएगा, जैसे हमने ये कर लिया कि ये पोस्ट कार्ड है, राइट हैंड साइड में आपको इस वाले कोने में डाक टिकट लगाने चाहिए। और यहाँ पे क्या रहता है, इस तरह से फाइन लाइन, मतलब बिल्कुल महीन लाइनें रहती हैं, पतली पतली सी लाइनें लगी होती हैं या छोटे छोटे डॉट लगे होते हैं। वो क्या दर्शाने के लिए लगे होते हैं कि आपने जो डाक टिकट लगाने वो इस जगह पे लगाए जहाँ पे ये लाइन्स रहेंगी या मिनट डॉट्स रहेंगे। तो ये किस में कोने में रहेंगी? राइट हैंड अपर कॉर्नर में रहेंगी।
आगे चलते हैं, सुपरस्क्रिप्शंस एयरमेल एंड लेट फीस पेड आर ओब्लिगेटरी। तो अभी ऊपरी लेख एयरमेल और लेट फीस पेड ये अनिवार्य हैं। सुपरस्क्रिप्शन सच एज टू अवेट अराइवल और टू बी केप्ट टिल कोल्ड फॉर ऑन पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स आर आल्सो परमिसिबल। तो पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल्स के बारे में हमने किया था, तो पोस्ट कार्ड को भी पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल के रूप में भेजा जा सकता है, यानी कि टू अवेट अराइवल या टू बी केप्ट टिल कोल्ड फॉर, इस तरह की सुपरस्क्रिप्शन इनके ऊपर लिखी जा सकती है। दीज सुपरस्क्रिप्शंस आर टू बी नोटेड ऑन टॉप ऑफ राइट हैंड हाफ ऑफ द एड्रेस साइड ऑफ पोस्ट कार्ड। अब ये जो भी सुपरस्क्रिप्शन लिखी जाएंगी, एयरमेल, लेट फीस पेड या फिर टू अवेट अराइवल या फिर टू बी केप्ट टिल कोल्ड फॉर, कहाँ पे लगाई जाएंगी? पते वाली साइड टॉप राइट हैंड कॉर्नर में, यानी कि ये आपका पोस्ट कार्ड है, इस वाली साइड में टॉप राइट हैंड कॉर्नर में हाफ जो भी रहेगा, मतलब पोस्ट कार्ड का राइट हैंड वाला साइड जो है, यहाँ पे आपने ये सुपरस्क्रिप्शन जो भी है वो दे देनी है। नथिंग में बी अटैच्ड टू पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड के साथ आपने कुछ भी संलग्न नहीं करना है सिवाय कुछ चीज़ों के, जैसे स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ स्टैम्प और अदर पोस्टल फीस और स्टैम्प ड्यूटी। डाक या डाक शुल्क या स्टैम्प शुल्क के भुगतान में जो डाक टिकट लगाए जाते हैं उनको लगाने की अनुमति पोस्ट कार्ड के ऊपर रहेगी। A gummed label completely adhere to the card and bearing the name and address of the person to whom the card is sent। पूरी तरह से कार्ड से चिपका हुआ एक गोंद लगा हुआ लेबल, जिस व्यक्ति को कार्ड भेजा जाना है, जिस पर उसका नाम और पता अंकित होगा। तो सबसे पहले पोस्ट कार्ड के साथ क्या हो सकते हैं? डाक टिकट लगे हुए हो सकते हैं, जो उसकी पोस्टिंग के लिए आप पोस्टेज चार्जेस के रूप में देंगे। दूसरी बात, उसके साथ एक गोंद लगा हुआ लेबल चिपका हो सकता है और उस लेबल के ऊपर क्या रहेगा? जिस व्यक्ति के लिए ये कार्ड भेजा जा रहा है उसका नाम और पता, यानी कि प्राप्तकर्ता का नाम और पता इसमें रहेगा। A similar label not exceeding 5 cm in length and 1.58 cm in width bearing the name and address of the sender of the card। उसी तरह से जैसे एक कार्ड चिपका हो सकता है जिसके ऊपर प्राप्तकर्ता का नाम और पता होगा, उसी तरह से एक और कार्ड इसके साथ या लेबल चिपका हुआ हो सकता है जिसकी लंबाई की बात करें 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई की बात करें 1.8 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इस लेबल के ऊपर क्या रहेगा? प्रेषक का नाम और पता रहेगा। Engravings, illustrations, drawings and photographs on very thin paper and completely adherent to the card। उसके बाद बहुत ही पतले कागज पर उत्कीर्णन, चित्रण, रेखा चित्र और तस्वीरें जो पूरी तरह से कार्ड के साथ चिपकी हुई होंगी, उनको भी इस कार्ड के साथ, पोस्ट कार्ड के साथ भेजा जा सकता है। Another postcard intended for a reply from the addressee। उसके बाद एक पोस्ट कार्ड के साथ दूसरा पोस्ट कार्ड भी चिपकाया जा सकता है जिसके ऊपर प्राप्तकर्ता के द्वारा कोई रिप्लाई भेजा जाना है, आइदर प्रॉपरली स्टिच्ड, जिसे अच्छी तरह से उस कार्ड के साथ सिला हुआ हो, और अदरवाइज सिक्योरली अटैच्ड टू दी पोस्ट कार्ड, या सुरक्षित रूप से उसे पोस्ट कार्ड के साथ अटैच किया हो विदाउट ऑब्स्ट्रक्टिंग द एड्रेस ऑफ द एड्रेसी ऑन दी पोस्ट कार्ड। लेकिन इस दूसरे पोस्ट कार्ड की वजह से पोस्ट कार्ड के ऊपर लिखे हुए प्राप्तकर्ता के पते में पढ़ने में कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो, इनके अलावा आप पोस्ट कार्ड के साथ कुछ भी और अन्य चीज़ को अटैच नहीं कर सकते हैं। स्टैम्प्स इन पेमेंट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी मे बी अफिक्स्ड ओनली टू द बैक ऑफ पोस्ट कार्ड। तो जब भी बताया गया कि डाक टिकटों का आप उपयोग करेंगे डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए, तो उनको हमेशा पोस्ट कार्ड के बैक साइड में चिपकाया जाना चाहिए। द आर्टिकल्स स्पेसिफाइड इन पैराग्राफ बी एंड सी। बी एंड सी में ये जो बताया गया, जिसमें आप क्या करते हैं, पोस्ट कार्ड के साथ एक लेबल लगाते हैं, ऐसी कंडीशन में उस पोस्ट कार्ड के ऊपर जो डाक टिकट लगाए जाएंगे वो कहाँ पे लगाए जाएंगे? या तो आप बैक साइड में लगा सकते हैं, लेफ्ट हैंड हाफ ऑफ एड्रेस साइड, पता पक्ष में आप लेफ्ट हैंड हाफ में भी लगा सकते हैं। The reply halves of reply paid postcards cannot be registered by the original sender of such cards। उत्तर प्रदत्त कार्डों के आधे उत्तर वाले हिस्सों को मूल प्रेषक द्वारा पंजीकृत नहीं किया जा सकता है। तो जो रिप्लाई हाफ्स होते हैं, मतलब रिप्लाई वाले जो हिस्से होते हैं रिप्लाई पेड पोस्ट कार्ड के, उनको कभी भी ओरिजिनल सेंडर के द्वारा, इनके जिसके द्वारा उन्हें भेजा जाएगा उसके द्वारा कभी भी इनका पंजीकरण नहीं किया जा सकता है। द सेंडर ऑफ अ रिप्लाई पोस्ट कार्ड इज रिकमेंडेड टू इंडिकेट हिज नेम एंड एड्रेस ऑन द एड्रेस साइड ऑफ रिप्लाई हाफ। तो जो भी उत्तर पोस्ट कार्ड भेजेगा उसको ये सलाह दी जाती है कि वह उत्तर वाले आधे हिस्से में अपना नाम और पता जरूर अंकित कर दे। रिप्लाई पोस्ट कार्ड शुड बी फोल्डेड सो दैट द पोर्शन वेयरिंग द एड्रेस इज नेम शैल बी आउटसाइड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सारे ऊपर वाले जो पॉइंट है कि आप पोस्ट कार्ड के साथ कौन कौन सी चीज़ों को संलग्न कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
आगे चलते हैं क्लोज नंबर 112, पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशंस। अगर किसी भी पोस्ट कार्ड को जब भेजेंगे उसके लिए जो भी शर्तें हैं उनका उल्लंघन होता है तो कैसे ट्रीट किया जाएगा। अनपेड पोस्ट कार्ड चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल दी पोस्टेज, कोई भी ऐसा पोस्ट कार्ड जिसके लिए पोस्टेज चार्जेस का भुगतान आपने नहीं किया है, वितरण के समय दोगुने चार्जेस लिए जाएंगे। इनसफिशिएंटली पेड के लिए कमी के अनुसार जो भी दोगुने चार्जेस बनेंगे वो लिए जाएंगे। कंडीशंस रिगार्डिंग साइज एंड थिकनेस इन फिंग्ड, अब कोई भी पोस्ट कार्ड है उसके लिए जो भी निर्धारित साइज है या उसकी जो भी निर्धारित मोटाई है उसका उल्लंघन किया जाता है तो ऐसे पोस्ट कार्ड को पत्र की तरह ट्रीट किया जाता है। इफ इनलैंड पोस्ट कार्ड एड्रेस्ड टू अ कंट्री सर्व्ड बाई फॉरेन पोस्ट, अब मान लीजिए आपने इनलैंड पोस्ट कार्ड को, अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड को किसी भी ऐसे देश के लिए भेज दिया जहां पे विदेशी डाक के माध्यम से डाक भेजी जाती है, ट्रीटेड एज इनसफिशिएंटली पेड पोस्ट कार्ड, तो इसको पोस्ट कार्ड ही माना जाएगा। लेकिन कैसा माना जाएगा, आधे अधूरे भुगतान किया हुआ पोस्ट कार्ड माना जाएगा। एंड रिटर्न टू सेंडर इफ सेंडर नोट अवेलेबल देन फॉरवर्ड टू आरएलओ, तो ऐसे पोस्ट कार्ड को क्या किया जाएगा, प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उसका प्रेषक उपलब्ध नहीं है तो ऐसे पोस्ट कार्ड को पुनः प्रेषण केंद्र को निपटान के लिए भेज दिया जाएगा। वैन पोस्ट कार्ड ट्रीटेड एज लेटर, जब भी पोस्ट कार्ड को लेटर की तरह या पत्र की तरह ट्रीट किया जाता है। अमाउंट ऑफ रिकवरी, तो इसके ऊपर जो चार्जेस लिए जाएंगे वो कैसे लिए जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम पोस्टेज पेएबल ऑन ए लेटर, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि एक पत्र के ऊपर जो न्यूनतम डाक शुल्क बनते हैं वो कितने बनते हैं। एंड पोस्टेज ऑलरेडी पेड ऑन पोस्ट कार्ड, और पोस्ट कार्ड के ऊपर आपने कितने चार्जेस दिए हैं। मतलब कि मान लीजिए एक लेटर को पोस्ट करने के लिए 5 रुपये न्यूनतम चार्जेस लगते हैं और इसी तरह से पोस्ट कार्ड को पोस्ट करने के लिए 50 पैसे लगते हैं। तो इनका डिफरेंस निकाला जाएगा और डिफरेंस जो भी होगा वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपसे चार्जेस रिकवर किए जाएंगे। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 113, रिकॉर्डेड डिलीवरी के बारे में, ठीक है। इनलैंड पोस्टल आर्टिकल्स आर एक्सेप्टेड फॉर बुकिंग एट ऑल पोस्ट ऑफिसेज आफ्टर ऑब्टेनिंग रिसिप्ट, देयरफॉर रिकॉर्डेड डिलीवरी अंडर कंडीशंस। तो रिकॉर्डेड डिलीवरी के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रहेंगी। Recorded delivery available to all classes of postal articles for which registered services available except parcel for delivery within India। भारत के भीतर ऐसी कोई भी डाक वस्तु जिसके लिए पंजीकरण सेवा उपलब्ध है, यानी कि आप उसकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए रिकॉर्डेड डिलीवरी वाली सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल्स शुड बी कैरी द सुपरस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड डिलीवरी and be prepaid with the appropriate postage and the prescribed fees per article। रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल जब भी भेजा जाएगा तो उसके ऊपर रिकॉर्डेड डिलीवरी सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए और उसके बाद इसके ऊपर निर्धारित जो डाक टिकट हैं वो भी होने चाहिए। मतलब उसकी जो पोस्टिंग के लिए डाक शुल्क लगेंगे वो भी इसके ऊपर होने चाहिए डाक टिकटों के रूप में। और साथ में प्रत्येक आर्टिकल के लिए रिकॉर्डेड डिलीवरी वाली सर्विस लेने के लिए जो भी निर्धारित शुल्क बनता है वो भी आपको साथ में देना पड़ेगा। Articles should be presented at the counter of post office along with the record of posting form। उसके बाद रिकॉर्डेड डिलीवरी सेवा के तहत अगर आप किसी भी आर्टिकल को पोस्ट करना चाहते हैं तो आर्टिकल के साथ साथ आपको रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म भी, ठीक है, पोस्टिंग के रिकॉर्ड का फॉर्म भी लेके आना पड़ेगा। फॉर्म RD1 इसे कहा जाता है, ये भी याद रखना है। तो रिकॉर्डेड डिलीवरी से लेखों के ऊपर क्या होना चाहिए, कौन सी सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए, रिकॉर्डेड डिलीवरी लिखा होना चाहिए और उचित डाक शुल्क और साथ में प्रति वस्तु निर्धारित शुल्क के साथ प्रीपेड होना चाहिए। यानी कि जो भी डाक चार्जेस लगेंगे उस डाक वस्तु को पोस्ट करने के लिए वो तो देने पड़ेंगे और उनके साथ साथ आपको और क्या देना पड़ेगा, जो भी रिकॉर्डेड डिलीवरी के लिए चार्जेस एक्स्ट्रा हैं वो भी साथ में देने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। If in respect of a recorded delivery article intimation to sender is required, an additional fees is to be prepaid। अगर आप चाहते हैं जब रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल का वितरण किया जाए तो उसके वितरण की सूचना प्रेषक को दी जाए तो इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा। एंड वर्ड IS एडेड आफ्टर सुपरस्क्रिप्शन रिकॉर्डेड डिलीवरी ऑन दी पोस्टल आर्टिकल, और पोस्टल आर्टिकल के ऊपर डाक ले के ऊपर जो सुपरस्क्रिप्शन लिखी जाएगी रिकॉर्डेड डिलीवरी उसके साथ आपको कौन सा वर्ड ऐड करना है, IS वर्ड भी ऐड कर देना है अगर आप चाहते हैं उस रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल के वितरण की सूचना प्रेषक को दी जाए। आर्टिकल शुड कंटेन इन एडिशन टू द नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी द नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेंडर। रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल के ऊपर क्या होना चाहिए, प्रेषक प्राप्तकर्ता के नाम और पते के साथ साथ प्रेषक का नाम और पता भी होना चाहिए।
after scrutiny of the article presented for booking and a record of posting tendered by the sender। प्रेषक के द्वारा जो रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म प्रस्तुत किया जाएगा और साथ में जो डाक वस्तु प्रस्तुत की जाएगी बुकिंग के लिए प्रस्तुत करने के बाद डाकघर के द्वारा उसकी जांच की जाएगी। जांच करने के बाद पोस्ट ऑफिस रिटर्न्स टू द सेंडर द रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग। तो डाकघर क्या करेगा, रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग जो है प्रेषक को वापस कर देगा। और कैसे करेगा, साइंड एंड डेट स्टैंप इन टोकन ऑफ ऑथेंटिकेशन। प्रमाणीकरण के रूप में डाकघर के द्वारा उस रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग के ऊपर डेट स्टैंप लगाई जाएगी और हस्ताक्षर किए जाएंगे और ये सब करने के बाद उस रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। एट द ऑफिस ऑफ डिलीवरी, जब वो डाक वस्तु जिसको रिकॉर्डेड डिलीवरी सेवा के तहत भेजा गया है वितरण के कार्यालय में प्राप्त होगी। ऑल आर्टिकल्स एक्सेप्टेड अंडर दिस सर्विस आर डिलीवर्ड टू एड्रेसी अंडर रिसिप्ट। तो रसीद के तहत यानी कि रसीद के ऊपर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर लिए जाएंगे तो रसीद के तहत ऐसी डाक वस्तुओं को वितरित किया जाएगा। एंड द सेंडर विल आल्सो बी इंटीमेटेड इफ फीस फॉर द इंटीमेशन हैज बीन पेड। और अगर इसके संबंध में यानी कि आपने क्या किया है, इंटीमेशन के संबंध में आपने शुल्क का भुगतान किया है तो इस रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल के वितरण के समय जो भी आपकी इंटीमेशन होगी वो प्रेषक तक पहुंचा दी जाएगी अगर निर्धारित जो शुल्क है उसका भुगतान किया गया हो। कंप्लेंट्स रिगार्डिंग एनी आर्टिकल बुक्ड अंडर दिस सर्विस, और इस सेवा के तहत बुक किए गए किसी भी लेख के संबंध में आपको कोई भी शिकायत दर्ज करनी है, मे बी प्रेफर्ड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ बुकिंग ऑफ आर्टिकल। तो लेख की बुकिंग के 2 महीने के भीतर इस तरह की शिकायत को प्रेफर किया जाएगा। एंड शैल इंटर एलिया कंटेन द डेट एंड नेम नंबर ऑफ रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग एंड द नेम ऑफ ऑफिस ऑफ बुकिंग। और 2 महीने के भीतर आपको इसके संबंध में शिकायत करनी है और इसके साथ साथ आपको कौन सी डेट में आपने पोस्टिंग की थी, रिकॉर्ड ऑफ पोस्टिंग फॉर्म का नंबर क्या था, कौन से कार्यालय में बुकिंग की थी, ये सारी चीजें भी वहां पे बतानी पड़ेंगी। No compensation will be payable by the Department of Post for the loss of or damage to the postal article or a part thereof or delay in delivery in respect of article sent under this service। रिकॉर्डेड डिलीवरी सेवा के तहत पोस्ट किए गए किसी भी डाक वस्तु के नुकसान के लिए, उसकी क्षति के लिए या उसकी कोई भी पहुंचने में देरी हो जाती है, इस तरह की किसी भी कंडीशन में आपको कोई भी मुआवजा उस डाक वस्तु के संबंध में नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल्स सेंट अंडर दिस सर्विस, और सेवा के तहत पोस्ट किए गए लेखों के बारे में आर नॉट ट्रीटेड एज रजिस्टर्ड नोर डज द सर्टिफिकेट इशूड एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग कन्फर एनी प्रूफ ऑफ नेचर ऑफ कंटेंट। तो इस सेवा के तहत जो डाक वस्तुएं पोस्ट की जाएंगी उनको पंजीकृत आर्टिकल्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा और ना ही जो सर्टिफिकेट इनके संबंध में दिया जाएगा उस सर्टिफिकेट में ऐसी कोई सूचना रहेगी कि इस डाक वस्तु के अंदर आपने किस तरह की प्रकृति की सामग्री भेजी है। The sender of recorded delivery article may post the article after prescribed hours of business on payment of the prescribed late fees। Recorded delivery articles को आप late fees के साथ भी पोस्ट कर सकते हैं, यानी कि जो पोस्ट ऑफिस में डाक को पोस्ट करने के लिए निर्धारित समय होता है उस निर्धारित समय के बाद भी आप इसको पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए विलंब शुल्क का भुगतान आपको करना पड़ेगा। The facility of booking of a recorded delivery article with late fees is also available at those RMS offices which accept a रजिस्टर्ड आर्टिकल्स विद लेट फीस। ऐसे आरएमएस कार्यालय जो विलंब शुल्क के साथ पंजीकृत डाक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं बुकिंग के लिए, वहां पर आप रिकॉर्डेड डिलीवरी आर्टिकल्स को भी पोस्ट या बुक करवा सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्लोज नंबर 114 क्विक मेल सर्विस के बारे में। क्विक मेल सर्विस अवेलेबल बिटवीन ऑल कैपिटल सिटीज ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरीज एंड सम अदर इंपॉर्टेंट टाउन्स ओनली इन इंडिया। तो क्विक मेल सर्विस जो है भारत के सभी राज्यों में, सभी संघ शासित प्रदेशों और भारत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण शहरों के राजधानी शहरों के बीच में उपलब्ध होती है। जितनी भी कैपिटल सिटीज़ हैं भारत के राज्यों की, यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स जो भी भारत के हैं, उनके बीच में क्विक मेल सर्विस रहती है। अब क्विक मेल सर्विस में होता क्या है, अंडर दिस सिस्टम फर्स्ट क्लास मेल्स गेट्स क्विकेस्ट डिस्पोजल एट ऑफिस ऑफ पोस्टिंग। पोस्टिंग के कार्यालय में प्रथम श्रेणी की डाक वस्तुओं को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निपटान किया जाता है। एंड एयरलिफ्टेड वेरेवर पॉसिबल, और जहां पर भी संभव हो वहां पे एयरलिफ्ट भी किया जाता है। तो क्यूएमएस सर्विस के तहत क्या किया जाता है, तो भारत के जितने भी राज्यों के राजधानी शहर होंगे या फिर जितनी भी यूनियन टेरिटरीज हैं या भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं, उन सभी में क्या होता है, जितने भी फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलाइन लेटर कार्ड और पोस्ट कार्ड, इनको क्विकेस्ट डिस्पोजल दिया जाता है। इनके कहाँ पे, ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में इनको तुरंत निपटान इनका किया जाता है और जहां पर भी संभव हो इनको एयरलिफ्ट भी किया जाता है।
बट डिलीवर्ड अलोंग विद ऑर्डिनरी आर्टिकल्स एट डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस, लेकिन गंतव्य डाकघर में सामान्य डाक लेखों के साथ ही इनका निपटान किया जाएगा। यानी कि केवल ऑफिस ऑफ पोस्टिंग में ही इनको क्विकेस्ट डिस्पोजल दिया जाएगा और डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में साधारण डाक वस्तुओं के साथ इनका निपटान किया जाएगा। नो एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर क्विक मेल सर्विस, और क्विक मेल सर्विस के लिए कोई भी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान आपको नहीं करना पड़ेगा। कंडीशंस की बात करें तो QMS आर्टिकल्स के ऊपर पिन कोड जो है वो पते की लास्ट में ज़रूर लिखा गया होना चाहिए। QMS आर्टिकल्स शुड बी पोस्टेड इन स्पेशल लेटर बॉक्सेस, इनको विशेष पत्र पेटियों में पोस्ट किया जा सकता है। उनके ऊपर बाहर क्या होती है, येलो स्ट्रिप होती है, पीले रंग की पट्टी होती है और उनके ऊपर QMS लिखा होता है। तो जो हमने किया था कि आप स्पेशल लेटर बॉक्सेस फॉर पोस्टिंग, लेटर बॉक्स ऐसे जिनमें आप विशेष रूप से या विशेष डाक वस्तुओं को पोस्ट कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी हमने किया था QMS या फिर एयरमेल आर्टिकल्स अगर किसी भी लेटर बॉक्स के बाहर लिखा है तो इसमें आप केवल इन्हीं श्रेणियों की डाक वस्तुओं को पोस्ट करने के लिए डाल सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, QMS आर्टिकल्स जो है इनको स्पेशल लेटर बॉक्सेस में पोस्ट किया जा सकता है जिनके बाहर पीले रंग की पट्टी होगी, साथ में उनके ऊपर QMS भी लिखा होना चाहिए, चिन्हित किया गया होना चाहिए। QMS आर्टिकल्स शुड बी फुली प्रीपेड, QMS आर्टिकल्स जो है वो पूरी तरह से प्रीपेड होने चाहिए। डाक शुल्क का भुगतान जो आपको पहले करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे। सेक्शन नंबर 2 में हमने प्रथम श्रेणी की जो डाक वस्तुएं हैं, लेटर्स, इनलाइन लेटर, कार्ड और पोस्ट कार्ड, उनके बारे में किया। आगे हमारे पास द्वितीय श्रेणी की डाक वस्तुओं के बारे में आएगा। तो ये आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी बहुत काम आने वाले हैं। अगर आप इनको बिल्कुल अच्छे से करते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में आपके बहुत सारे जो टॉपिक हैं यहीं से कवर हो जाएंगे, तो वहाँ की भी तैयारी आपकी साथ साथ में हो जाएगी। कोई भी डाउट हो या गलती नजर आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।